नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम है दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को साथियों इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहता है और ये भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसकी व्याख्या की गई है। दोस्तों दोस्तों परीक्षा के माध्यम हेतु पूछ सकता है कि भाई जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। क्लियर हो गया दोस्तों। दोस्तों इसके बाद एक और प्रश्न बन सकता है कि मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कहां से लिया है। यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। और एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी आपने, मैंने जितनी भी मौलिक अधिकार की वीडियो बनाई है दोस्तों, मतलब कि जितनी भी मैंने मौलिक अधिकार की वीडियो बनाई है दोस्तों, हर वीडियो में मैं आपको यह बेसिक चीजें जरूर बताता आया हूं कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और इसको कहां से लिया गया, यूएसए से लिया। ये आपको बेसिक मैं बार बार बताता आ रहा हूं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि जितना ज्यादा हम सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, वो चीज हमें याद हो जाती है। इसलिए मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहा हूं, तो ये बेसिक चीजें मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता ही जा रहा हूं दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें आज की इस वीडियो में दोस्तों पांचवा, मतलब कि अपना पांचवा और छठा मौलिक अधिकार समझने जा रहे हैं। जो पांचवा मौलिक अधिकार है उसका नाम है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पांचवा और छठा मौलिक अधिकार समझने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपने पिछली चारों वीडियो, मतलब पिछली चारों अधिकार, मतलब कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अगर आपने ये चारों वीडियो, चारों अधिकार को नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझेंगे कि भाई जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में क्या क्या लिखा है, और स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में क्या क्या लिखा गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप वो वीडियो अवश्य देखेंगे, जिससे हमें पता लगे कि भाई अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में क्या क्या लिखा है, किन किन चीजों के ऊपर ये लिखा है कि भाई समानता का अधिकार है। क्लियर दोस्तों? और पता होना चाहिए दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है तो 19, 20, 21 और 22 इन चारों अनुच्छेदों में क्या लिखा है, किस प्रकार की हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये पिछली जो चारों हमारे मौलिक अधिकार हैं उन वीडियो को अवश्य देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। जो अपना आज पांचवा जो हमारा अधिकार है दोस्तों, उसका नाम है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी व्याख्या की गई दोस्तों। क्लियर? चलते हैं अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों हमें पता होना चाहिए भाई भारत में किन वर्गों को अल्पसंख्यक माना जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ ऑलरेडी देखो, यहाँ पे ऑलरेडी अंडरलाइन करके या बॉक्स में रेड पेन से लिखा है कि वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों। दोस्तों ये एक बार फिर बताना चाहता हूं, अपने भारत में वर्तमान में 6 समुदायों को दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। वो कौन कौन से दोस्तों? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। जैन ये दोस्तों ये 6 जो हैं ये अल्पसंख्यक वर्गों में इन समुदायों को काउंट किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अब पता रहेगा कि इनको कहा जाता है अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है दोस्तों, जिनकी संख्या कम होती है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अनुच्छेद 29 में। भाई अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यहाँ पे किसकी बात कर रही? हितों के संरक्षण की बात किया जा रहा है। क्या लिखा है दोस्तों? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, पता लग गया कोई भी कौन सा दोस्तों, चाहे वो मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो और जैन हो, ये सब अल्पसंख्यक वर्गों में काउंट किया जाता है। तो आगे क्या लिखा है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भाई कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 29 के तहत। क्लियर दोस्तों?
और यहाँ पे रेड पेन से मैं लिखा है किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अगर दोस्तों ये 6 जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अगर ये किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा। क्लियर साथियों। अब चलते हैं अपने अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 कहता है दोस्तों, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यहाँ पे दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है कि वह कोई भी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। पहले वाले 29वें में था उनके हितों का संरक्षण, और उनके हितों के साथ साथ उनको यह अधिकार दिया गया कि वह कोई भी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। लिखा है कि कोई भी अल्पसंख्यक, यहां से पढ़ रहा हूं दोस्तों, क्लियर है, ध्यान से सुनना। कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है, मतलब कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव पक्षपात नहीं करेगी दोस्तों। क्लियर। यहाँ सरकार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के साथ साथ उनके शिक्षा संस्थाओं में भी अनुदान की सहायता भी करेगी दोस्तों। क्लियर हो गया। फिर बताना चाहता हूं एक बार और दोस्तों, वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों। क्लियर हो गया साथियों। अब चलते हैं अपना छठा मौलिक अधिकार दोस्तों। छठा जो मौलिक अधिकार है उसका नाम है दोस्तों, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इसकी व्याख्या की गई। अब आप यहाँ देख रहे हो अनुच्छेद 30 और यहाँ है 32, तो भैया 31वां कहाँ चला गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पहले जो हमारे पास मौलिक अधिकार 7 थे और 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में उसकी व्याख्या की गई थी। लेकिन बाद में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना करके अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो आपको पता लग गया होगा कि अनुच्छेद 31 कहां चला गया। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 32, मतलब कि छठा हमारा मौलिक अधिकार, उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अगर ये किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 5 तरीके की रिट लागू की है, 5 तरीके का नियम बनाया है जिसके तहत मौलिक अधिकारों पर संरक्षण प्रदान किया जा सके दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने 5 तरीके के रिट पढ़ते हैं। ठीक है। तो 5 तरीके के रिट्स को पढ़ने से पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, तरह उस पर ध्यान दे देते हैं दोस्तों। मैंने लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डैश को संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों पेपर में पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है दोस्तों? संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है साथियों कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। क्लियर है साथियों। अगर एग्जाम में पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, सिर्फ यही लिखा रहा संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो याद रखना प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना है ना दोस्तों, प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर यहाँ नाम लिखा गया भीमराव अंबेडकर या लिखा रहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन दोनों में से कोई नाम देकर अगर पूछा गया कि संविधान की आत्मा, इससे रिलेट किया गया, तो आपको पता होना चाहिए ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कर रहा है। क्लियर साथियों। अब चलते हैं, हम समझेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने 5 तरीके के रिट लागू किया है मौलिक अधिकारों के संरक्षण प्रदान करने के लिए, वो कौन से हैं। तो पहला समझते हैं दोस्तों, जो पहला है हमारा, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे पूरा लिख सकते हो बंदी प्रत्यक्षीकरण, लेख भी कह सकते हो दोस्तों। ठीक है। इस लेख द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सुरक्षा दी जाती है। दोस्तों ये जो बनाया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर आपने अनुच्छेद 22 पढ़ा होगा, अनुच्छेद 22 में लिखा था कि अगर किसी भी व्यक्ति को, है ना,
मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उस व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। भाई उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, भाई क्यों उस बंदे को अरेस्ट किया गया है। और दूसरा था कि भाई 24 घंटे के अंदर मतलब कि आने जाने के छोड़ करके उसे दंडाधिकारी मतलब कि कह सकते हैं न्यायपालिका के समक्ष उसको पेश किया जाए। और तीसरा क्या था, अनुच्छेद 22 में क्या लिखा तीसरा दोस्तों, उसे अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ये था दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे मनमाने ढंग से उसे हिरासत में ले लिया गया है तो उसके लिए दोस्तों जो ये व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति जिसको हिरासत में ले लिया गया है, तो उसके पास एक अधिकार है दोस्तों। किस प्रकार का अधिकार है कि भाई उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, भाई उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो इसके लिए क्या करेगी दोस्तों कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करेगी, उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करेगी। और यह लेख जो बंदी बनाने वाले व्यक्ति को आदेश देता है कि वह एक निश्चित समय पर मतलब कि 24 घंटे के भीतर मतलब आने जाने के समय को छोड़ करके उसे निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर बंदी बनाए गए व्यक्ति को उपस्थित करें। क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो ये दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों उस जो व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो वह व्यक्ति न्यायपालिका के समक्ष एक तरीके का लेख लिख करके दोस्तों अपने एक उसे जो अवैध रूप से अरेस्ट किया गया है उसके हितों के संरक्षण के लिए न्यायालय क्या होगी दोस्तों, उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। क्लियर दोस्तों? और यह लेख बंदी बनाने वाले व्यक्ति को आदेश देता है कि वह एक निश्चित समय पर मतलब कि 24 घंटे के अंदर निश्चित स्थान पर बंदी बनाए गए व्यक्ति को उपस्थित करे। और यह अधिकार किसको है दोस्तों? यह अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। यहाँ पे एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं है दोस्तों, क्या है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को यह अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों। क्लियर है साथियों? तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना, बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर दोस्तों क्या है, न्यायपालिका के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरा क्या नाम है दोस्तों? परमादेश लेख। परमादेश, यहाँ पे दोस्तों परमादेश अगर हम बार बार बोले तो उसके बीच में से एक वर्ड निकल रहा है आदेश, है ना? परमादेश, आदेश लेख है ना दोस्तों। कहते हैं इसके द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों एक कर्तव्यों को लागू करने का आदेश दिया जाता है। यदि कोई दोस्तों सरकारी पद पर या सरकारी पदाधिकारी कोई होता है, अगर अपने वो सार्वजनिक कर्तव्य और दायित्वों का पालन नहीं करता है तो यहाँ पर दोस्तों न्यायालय क्या कर सकती है, उस परमादेश लेख के द्वारा उस व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों को लागू करने का आदेश देती है। क्लियर दोस्तों? क्यों? क्योंकि यदि कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तभी ये दोस्तों न्यायालय क्या कर सकती है, यह परमादेश लेख जारी कर सकती है उस पदाधिकारी के लिए। क्लियर साथियों? ओके, अब चलते हैं तीसरा जो है दोस्तों प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख जो है दोस्तों यह आज्ञा पत्र, एससी का मतलब मैंने दोबारा बता दिया दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से है, शेड्यूल कास्ट नहीं है, अनुसूचित जाति से नहीं दोस्तों। यहाँ पे आगे चलते हैं कि भाई तीसरा जो रिट है उसका नाम क्या है, प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट द्वारा मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निम्न अदालतों को उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने के लिए रोकने के लिए किया जाता है। कि ये एक बार और बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रतिषेध लेख यह आज्ञा पत्र सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालय मतलब कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है, निम्न न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकने के लिए किया जाता है। क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको बताती है, निम्न न्यायालय को बताती कि ये जो मामला है उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों कि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दोस्तों यह निम्न न्यायालय को यह बताता है कि ये जो मामला है, कोई भी मामला है दोस्तों उसको बताता है कि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये किसमें लिखा है दोस्तों? तीसरे रिट में, प्रतिषेध लेख में। क्लियर है साथियों?
चौथा क्या लिखा दोस्तों, चौथे में लिखा है कि उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण में दोस्तों क्या लिखा है, इस लेख द्वारा निम्न न्यायालय अधिकारी को उसके समक्ष विचारार्थ पड़े किसी मुकदमे को ऊपर के न्यायालय में भेजने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों अपने निचली अदालत जो निम्न न्यायालय के अधिकारियों को सामने यह लेख पत्र लिखता है कि ये जो मुकदमा है वो क्या करा जाए, उसको ऊपर के न्यायालय में भेज दिया जाए। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, इस लेख द्वारा निम्न न्यायालय अधिकारी को उनके समक्ष, है ना, विचारार्थ पड़े, मतलब कि ऐसी पड़े हुए हैं जिसपे अभी विचार नहीं हुआ है, पड़े किसी मुकदमे को ऊपर के न्यायालय में भेजने का अधिकार प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, तीसरे में उनको बताता है कि भाई जो ये उनका जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्या दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निम्न न्यायालय को बताता है कि जो भी ये अधिकार है उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहाँ पे बताता है इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और इसमें क्या है दोस्तों, चौथे वाले में बताता है कि जो भी उनके पास जो भी मुकदमे पड़े हैं वो ऊपर के न्यायालय में भेजने का अधिकार दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने पांचवा जो है दोस्तों, उसका नाम है अधिकार परीक्षा लेख। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को जो ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो उस व्यक्ति को अधिकार परीक्षा लेख द्वारा पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे अधिकार परीक्षा लेख, यहाँ पे पूछा जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है, कोई भी सरकारी पदाधिकारी के रूप में जो कार्य कर रहा है तो उससे पूछ सकता है कि वो वैधानिक रूप से जो सही रूप से जो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब कह सकते हैं दोस्तों, जो वो व्यक्ति बैठा है, जो भी पदाधिकारी है, सरकारी हैसियत पर बैठा है, तो वो वैधानिक रूप से सही है या गलत है। तो दोस्तों जब तक वो इस कार्य को नहीं करने देगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को, जब तक यह कंफर्म नहीं हो जाए कि वो सही तरीके से वो उस पद को, वैधानिक रूप से उस पद को पाया है। अगर वो व्यक्ति उस वैधानिक पद को सही रूप से नहीं पाया है तो दोस्तों उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस व्यक्ति से अधिकार परीक्षा लेख, मतलब कि अधिकार पूछती किस अधिकार से तुम बैठे हो, कि वहां पे उसकी जांच पड़ताल करेगी कि भाई वो जो वैधानिक रूप से सही अधिकारी जो बैठा है, वैधानिक रूप से मतलब कि डॉक्यूमेंटल के हिसाब से और हर तरीके से उचित रूप से बैठा है या नहीं दोस्तों। अगर वो किसी गलत तरीके से उस पद पर बैठा है तो उसको हटा दिया जाएगा, अन्यथा उसको पद से बने रहने दिया जाएगा दोस्तों। क्लियर साथियों? अब चलते हैं दोस्तों, ये तो था अनुच्छेद किसमें, 32 में था। ठीक है, अनुच्छेद 33 में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि भाई संसद जो है दोस्तों, संसद के पास शक्ति है, संसद कानून बनाती है। कि क्या कानून बनाती है दोस्तों, कि जो भी सेना, सशस्त्र बल व खुफिया विभाग है दोस्तों, इनके जो मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण लगा सकती है, वह इनके मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है। क्योंकि जो सेना, सशस्त्र बल और खुफिया विभाग के लोग हैं, ये एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं रहते दोस्तों, ये एक प्रोफेशनल तरीके से रहते हैं। ये एक साधारण मनुष्य की तरह अपने मौलिक अधिकारों की मांग के लिए नहीं कर सकते। इनके लिए एक उचित रूप से नियम कायदा कानून बना है दोस्तों, कि इनके मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण लगाया जाता है दोस्तों, और इनके पास कुछ सीमित मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं दोस्तों। क्लियर? अब चलते हैं अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 34 भी दोस्तों यही कहता है कि संसद के पास शक्ति है और उसके पास, संसद के पास ही दोस्तों कानून बनाने की शक्ति है। और कैसा कानून है भाई दोस्तों, ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, ध्यान से सुना दोस्तों, ये ठीक है, लिखा है कि जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ, मतलब मार्शल लॉ को दोस्तों सैन्य कानून भी कहा जाता है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू होता है तो उस क्षेत्र के कुछ मौलिक अधिकारों को रोक दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था दोस्तों, सिर्फ अनुच्छेद जो है हमारा 21 जो है उसको ही लागू, अनुच्छेद जो हमारा 21 है दोस्तों, खाली उसे ही लागू किया जाता है और बाकी सारे मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है जब मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू होता है। तो दोस्तों उस समय कुछ जो हमारे मौलिक अधिकार उनको रोक दिया जाता है। कब?
मार्शल लॉ के समय, सैन्य कानून के समय। ये किसमें उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद 34 में। अब चलते हैं लास्ट दोस्तों, अपना अनुच्छेद 35 सबसे लास्ट है दोस्तों, फिर हमारा मौलिक अधिकार फिनिश। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद भाई 35 क्या कहते हैं, ध्यान से सुना दोस्तों। अनुच्छेद 35 क्या कहता है दोस्तों हमारा, कि संसद के पास शक्ति, दोस्तों कि जो मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। जो दोस्तों मौलिक अधिकारों पे कोई भी कानून बनेगा वो संसद के पास कानून बनाएगी और संसद के पास ही शक्ति प्रदान की गई है। यह अनुच्छेद 35 में इसकी व्याख्या की गई है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो में आपने क्या समझा दोस्तों। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है कौन सा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 और 30 में दिया गया था अनुच्छेद। और दोस्तों अपना छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 तरीके का रिट लागू करती है। वो कौन से 5 रिट है दोस्तों वो भी आपने समझा। और उसके बाद आपने अनुच्छेद 30 के बाद 33, 34 और 35 समझा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने मौलिक अधिकार को समझ लिया होगा दोस्तों। अब अपनी अगली वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे क्या? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को हम अगली वीडियो में दोस्तों समझने जाएंगे दोस्तों, जो भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में व्याख्या की गई दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा जो आपने समझा उसको एक बार फिर पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक नोट्स बना करके अपनी आगे आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।